भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रियंका गांधी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, अभ्यर्थियों से की बात। जी हां दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को यूपी का व्यापक घोटाला बताने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उनका पक्ष जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। हालांकि योगी सरकार ने फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर जारी किए गए वीडियो संदेश में कहा कि 1.5 साल पहले हुई परीक्षा का परिणाम अब आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो परिणाम आने में इतना वक्त क्यों लगा? अभ्यर्थियों ने इतनी मुश्किलें उठाई और अब घोटाले की खबरें सामने आ रही है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्रक्रिया साफ सफाई और पारदर्शिता से हुई है तो 11 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रियंका ने मांग की कि मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, धांधली व भ्रष्टाचार, रोज नए नए खुलासे व तथ्यों के उजागर होने के कारण अब यह मामला काफी गंभीर हो गया है। जनता काफी आशंकित है। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, बीएसपी की है मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीचर भर्ती मामला, रिक्त रहेंगे 37,339 पद, सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले पर सुनवाई की। अदालत ने शिक्षा मित्रों की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार को 37,339 पदों को रिक्त रखने का आदेश दिया है। इन पदों पर फिलहाल शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार्ट के जरिए यह बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40% और जनरल के लिए 45% के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए हैं। हालांकि शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को 21 मई को निर्देश दिया था कि किसी भी शिक्षा मित्र की सेवाओं पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इनमें वह शिक्षा मित्र भी शामिल हैं जो सहायक शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई 14 जुलाई तक तय की है। न्यायाधीश MM शांतनागौदर और विनीत शरण की पीठ ने कहा कि इस आदेश के बावजूद पहली नजर में अब पेश किए गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य सरकार पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के साथ आगे बढ़ रही है। 21 मई को अदालत की ओर से जारी अंतरिम आदेश को देखते हुए राज्य सरकार की ऐसी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि इसे देखते हुए राज्य सरकार 37,339 सीटों के अतिरिक्त बाकी सीटों को भर सकती है। शीर्ष अदालत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर उच्च न्यायालय और सरकार के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस बात पर किसी पक्ष की ओर से विवाद नहीं था कि 37,339 व्यक्ति जो वर्तमान में शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए उपस्थित हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनेगा लालू का जन्मदिन, 72,000 गरीबों को आरजेडी कराएगी भोजन। जी हां दोस्तों, आगामी 11 जून को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जीवन के 72 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। आरजेडी चीफ के जन्म दिवस के पूर्व मंगलवार को पार्टी ने ऐलान किया है कि लालू प्रसाद के 72वें जन्मदिन के दिन पार्टी केक नहीं काटेगी। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि लालू यादव का जन्मदिन गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बार जन्मदिन पर मोमबत्ती और जलसा भी नहीं होगा। साथ ही हर प्रखंड मुख्यालय पर आरजेडी कार्यकर्ता 151 गरीबों को भोजन कराएंगे। जगदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो के 72वें जन्मदिन पर 73,000 लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस दिन आरजेडी नेता गरीब लोगों की समस्याओं को दूर करने का भी काम करेंगे। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस दिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय लालू यादव जी ने जीवन के 72 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। हमने प्रण लिया है कि 11 जून उनके जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे। कम से कम 72,000 से अधिक गरीबों को खाना खिलाएंगे। हम 144 करोड़ की 72,000 LED स्क्रीन नहीं लगाते, बल्कि गरीबों को भोजन खिलाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का जन्म 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्र में रेल मंत्री रहने के साथ कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। लालू यादव की पहचान जमीन से जुड़े नेता के रूप में होती रही है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सीएम रह चुकी हैं, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पूर्व में उप मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि बेटी मीसा भारती सांसद हैं। लालू यादव वर्तमान में रांची स्थित जेल में बंद हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप नेता संजय सिंह का बयान, बोले खट्टर और योगी सरकार के दबाव में उपराज्यपाल ने बदला फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने के बाद अब नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने हरियाणा की खट्टर सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दबाव में यह फैसला लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होंगे। यह फैसला हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था, लेकिन खट्टर सरकार और योगी सरकार के दबाव में फैसला बदल गया क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फेल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि बाहर से आने वाले लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करके कहा था कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के रहने वालों का इलाज होगा, बाहर से आने वालों का इलाज नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों का इलाज सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों में होगा, जिसमें एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पताल आते हैं। उपराज्यपाल के इस फैसले को पलटने के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस फैसले की कड़ी आलोचना और खुद सीएम केजरीवाल ने भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी बोली, यूपी शिक्षक भर्ती मामले में पारदर्शिता हुई तो गिरफ्तारी क्यों? जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के छात्र छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान प्रतियोगियों ने तमाम बिंदुओं पर अपना पक्ष साझा करते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि हम इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। प्रियंका ने कहा कि सरकार कह रही है भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और फिर इसमें लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है। ऐसा क्यों? अगर भर्ती इतनी सही है तो टॉपर को क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? प्रियंका ने कहा कि इन बच्चों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है बल्कि उनके भविष्य का सवाल है। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, चाहे परीक्षा रद्द करके या फिर पूरी पारदर्शिता के साथ जाँच कराकर। इससे पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में विवाद को प्रियंका ने घोटाला करार दिया और इसे प्रदेश का व्यापक घोटाला कहा था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है। इस मामले में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ी हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, ये सब दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने अमित शाह की वर्चुअल रैली के खर्च को लेकर उठाए सवाल। कहा, जो वर्चुअल था बड़ा ही खर्चुअल था। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बीजेपी नेता अमित शाह की बिहार में वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा है। मालूम हो कि इससे पहले उनके छोटे भाई ने अमित शाह की वर्चुअल रैली को लेकर निशाना साधा था। हालांकि तेजस्वी यादव द्वारा वर्चुअल रैली को लेकर किए गए 144 करोड़ रुपए खर्च के आरोपों का बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खंडन कर दिया था कि बिहार में 72,000 LED स्क्रीन लगाने के लिए 144
144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि गरीबों की जो थाली है एकदम खाली है, लेकिन वो जो वर्चुअल था बड़ा ही खर्चुअल था। साथ ही उन्होंने खर्च का ब्यौरा देते हुए बताया कि 72,000 LED इंटू 20,000 इक्वल टू 144 करोड़। बिहार के भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वर्चुअल रैली के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दावे का खंडन किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि बिहार में 72,000 LED स्क्रीन लगाने के लिए 144 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रैली खत्म होने के कुछ ही देर बाद संजय जायसवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि बीजेपी द्वारा संचालित विभिन्न यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजों के जरिए देश भर में करीब 1 करोड़ लोगों ने शाह की रैली को देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी कामगारों के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन पर दर्ज सभी मामले वापस हों। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने कहा लॉकडाउन उल्लंघन पर प्रवासी कामगारों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। मार्च माह में कोरोना वायरस के भारत में फैलने की प्रक्रिया में तेजी आते ही देश को लॉकडाउन कर दिया गया था। सभी दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन साइट्स का काम थम गया। ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत झेल रहे लोगों ने हजारों की संख्या में अपने अपने राज्यों में पैदल ही पलायन किया, जिसके बाद इन लोगों पर लॉकडाउन के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। इसको लेकर आज आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में प्रवासी कामगारों को 15 दिनों के भीतर उनके घर कस्बों में वापस भेजे जाने की बात कही गई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों कामगारों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाने पर विचार होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से योजनाओं, रोजगार सृजन आदि पर अपने विस्तृत हलफनामे प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने कहा कि सुश्रमिक ट्रेनों की मांग की स्थिति में रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें प्रदान करेगा। रेलवे प्रवासी श्रमिकों को सभी योजनाएं प्रदान करेगा और उन्हें प्रचारित करेगा। केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करनी होगी। वहीं रोजगार के लिए राहत और प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग से राहत दी जाएगी। गौरतलब है कि इस साल मई महीने में रेलवे ने तकरीबन 2,818 विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई और 37 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। उनमें से 80% यात्री उत्तर प्रदेश और बिहार गए। रेलवे ने जानकारी दी थी कि 2,818 श्रमिक विशेष ट्रेन में से अभी 565 रास्ते में हैं और 2,253 गाड़ियां अपने अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे ने पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 260 ट्रेनें चलाई और करीब 3 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस बोली दूसरी सीट के लिए बस 1 वोट की जरूरत। जी हां दोस्तों, गुजरात में होने वाला राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। गुजरात कांग्रेस से लगातार विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। इसके बावजूद पार्टी के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। गुजरात कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्यसभा चुनाव में उनकी सीट भले ही कम हुई है, लेकिन उनकी 2 सीटें अब पक्की होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब दूसरी सीट के लिए केवल 1 वोट की जरूरत है। हालांकि यह कैसे संभव हो सकेगा, इसके बारे में पार्टी ने बताने से इनकार कर दिया है। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी राजीव साटव ने बताया, हमने राज्यसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। हमारे कुछ विधायकों ने चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी गुजरात राज्यसभा चुनाव में 2 सीट पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि दूसरी सीट के लिए अब उन्हें केवल 1 वोट की जरूरत है। राजीव ने कहा कि हम नंबर पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने इस दौरान 2017 राज्यसभा में अहमद पटेल केस का उदाहरण दिया और कहा कि हम संख्या बल पर काम कर रहे हैं और बेकार नहीं बैठे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। पिछले दिनों ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सफल नहीं हो सकी है, लेकिन विधायकों के खरीद फरोख्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। क्या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी इस स्तर पर पहुंच सकती है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने तंज कसते हुए राजनाथ से मांगा जवाब, शायरी खत्म हो गई हो तो बताएं कि क्या सीमा पर चीन ने हमारा कुछ इलाका कब्जा लिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच ट्विटर पर शायरी के माध्यम से जारी हमले के बीच श्री गांधी ने मंगलवार को तीखा तंज कसते हुए पूछा कि शायरी खत्म हो गई हो तो रक्षा मंत्री देश को बताएं कि क्या चीन ने भारतीय क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। श्री गांधी ने भारत चीन सीमा पर विवाद को लेकर श्री सिंह से पूछा, हाथ निशान पर रक्षा मंत्री की टिप्पणी पूरी हो तो क्या वह बता सकते हैं कि लद्दाख में चीन ने क्या भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है।
कांग्रेस नेता के इस तंज से पहले ही श्री सिंह ने कांग्रेस के हाथ चिन्ह को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। श्री सिंह ने श्री गांधी के 8 जून को किए ट्वीट का शायरी में यह जवाब दिया है। श्री गांधी ने कल अपने ट्वीट में कहा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।